हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास 2 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग इन विच देयर इज अ प्रोविजन मेड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें ये प्रोविजन मेड किया गया है टू अपहोल्ड, प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन में क्या क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में ये आपका प्रोविजन किया गया है। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ध्यान रखिएगा ये आपका पार्ट 4A में आता है। ठीक है, कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4A में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आपका आर्टिकल 51A में आता है। ठीक है, जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी से ये आपका कहाँ से बोरोड किया गया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ध्यान रखिएगा ये आपका USSR रशिया से बोरो किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपका USSR रशिया से बोरो किया गया है। ठीक है, जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ध्यान रखिएगा आपका स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट है ये आपका स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें से जो आपका 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है, जिसमें से आपका 1 to 10 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जिसमें 10 टोटल 1 to 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था। और जो आपका 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, एक बचा, 1 to 10 हो गया, अब बचा एक, तो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया, और जो बाकी बचा एक 11 फंडामेंटल ड्यूटी ये आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड पता होना चाहिए। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये आपका कौन सा पार्ट में आता है, ये आपका पार्ट 4 में आता है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आपका कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 36 to 51 में आता है। ठीक है, और जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कंसेप्ट है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपका कहाँ से बोरो किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कहाँ से बोरो किया गया है, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट बोरो किया गया है। ठीक है, और ये आपका पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 to 51 में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एम क्या है, तो ध्यान रखिएगा वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोवाइड करना। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब प्रोवाइड करना अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट की। ठीक है, तो आई थिंक आपने ये सब लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका फंडामेंटल राइट है ये आपका कौन सा पार्ट में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका पार्ट 3 में आता है। ठीक है, हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आपका कैसा है, ये आपका नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, ध्यान रखिएगा, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आपका नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, एज वेल एज जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये भी आपका नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, तो जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये भी आपका नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हो गया, और जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी आपका नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स मैंने बता दिया पार्ट 3 में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है फंडामेंटल राइट, तो ध्यान रखिएगा ये आपका आर्टिकल, ये आपका कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 12 to 35 में। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35 में आपका क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स आता है, और पार्ट 3 में आता है, ये आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो टोटल फंडामेंटल राइट्स 6 है।
ठीक है। टोटल फंडामेंटल राइट्स 6 है। जो आपका फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपका कहाँ से बोरो किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया। और टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट का पहली बार डिमांड जो आपका फंडामेंटल राइट का हुआ था, ये आपका कौन से बिल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा स्वराज बिल 1895 में हुआ था। ठीक है। स्वराज बिल 1895 में पहला डिमांड हुआ था फंडामेंटल राइट का कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट होना चाहिए। स्वराज बिल के तहत 1895 में पहला डिमांड हुआ था फंडामेंटल राइट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो आपका फंडामेंटल राइट है ये भी आपका कैसा है, ये ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका जस्टिसेबल इन नेचर है। ठीक है, जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है। तो आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया ये नॉन जस्टिसेबल हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नॉन जस्टिसेबल हो गया, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है ये आपका जस्टिसेबल इन नेचर है। ठीक है। तो इतनी बातें आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पता होना चाहिए। एक और बात ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अमॉन्ग द फॉलोइंग इन विच देयर इज अ प्रोविजन मेड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। ऑप्शन सी क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।